नमस्कार चक्षुदर्शी के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। सबसे पहले आप चक्षुदर्शी का जो चैनल है, छोटा सा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आज मैं जो कहने वाला हूं वो वीडियो आपको पसंद हो तो उसे लाइक कीजिए, और बहुत खुश हों तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। दरअसल आज मैं आपसे बात करूंगा ऐसे मुद्दे पर जो कि अभी ईरान और इजराइल के युद्ध की आंधी में कहीं छुप गया है, जो कहीं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे में के हल्ले में कहीं छुप गया है, या जो कई हादसे हो रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में, उनमें छुप गया है। आज का मुद्दा है जनगण मन। जनगण मन यानी बहुत दिनों से हिंदुस्तान में कोई 16 साल हो गए हैं ना जनता की गणना की गई है और ना उनके मन को छूने की कोशिश की गई है, यानी कि जनगणना नहीं की गई है। जनगणना किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण काम होता है, और दुर्भाग्य से भारत में ये महत्वपूर्ण काम लेट हो रहा है, 6 साल बाद हो रहा है। हालांकि ये काम हर 10 साल में होता आया है और अभी से नहीं होता आया है, आज़ादी के पहले से होता रहा है। आज़ादी के पहले जब ये जनगणना जब भी शुरू हुई तो अब ये उसके बाद अब जो जनगणना होगी ये 16वीं जनगणना होगी, और आज़ादी के बाद की ये 8वीं जनगणना होगी। आपको बता दूं कि भारत में जो जनगणना है वो उसके लिए बाकायदा एक कानून है, और उस कानून के तहत अध्यादेश जारी करना पड़ता, राज पत्र में एक अधिसूचना जारी करनी पड़ती है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। तो ये अधिसूचना बाकायदा अब जारी हो गई है। सरकार को फुर्सत मिल गई है तमाम सारी समस्याओं से कि अब जनगणना करा ली जाए। अब जनगणना दरअसल पहले की जनगणना से बिल्कुल अलग होने वाली है। ये जनगणना में जनता की संख्या तो गिनी ही जाएगी, बल्कि जनता की संख्या के साथ साथ जातियां भी गिनी जाएंगी, और उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तमाम सारे मुद्दों से जुड़े आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई है, एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर अखबारों में सिंगल कॉलम में आई है, और जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है उसमें तो इसके लिए जगह होती नहीं है। क्यों जगह क्यों नहीं होती, आपको मालूम है कि अभी तो एक तो सोनम पीछा नहीं छोड़ रही थी, फिर ऊपर से ये इजराइल और ईरान का झगड़ा आ गया, और फिर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अब खुशी की बात यह है कि ये जो जनगणना है, जातीय जनगणना भी इसमें शामिल है, ये होगी, और ये 1 मार्च 2027 को पूरी हो जाएगी, और दिसंबर 2027 में इसका पूरा जो डाटा है, जो आंकड़ा है, वो सामने आ जाएगा। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो परिवार है, भारत का जो परिवार है, वो कितना बड़ा हो गया है। 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से हमारी जो संख्या थी, आबादी थी भारत की, वो 1.21 अरब थी, यानी 121 अरब आप इसको कह सकते हैं। और जाहिर है कि 16 साल में ये आबादी बढ़ी होगी। और आजकल अनुमान के हिसाब से कल ही प्रधानमंत्री साइप्रस में जब वहाँ का नागरिक सर्वोच्च सम्मान ले रहे थे, तो उन्होंने एक अनुमान का आंकड़ा बताया था कि ये सम्मान मोदी जी का सम्मान नहीं है, 140 करोड़ जनता का सम्मान है। यानी 121 करोड़ तो हम 2011 में थे ही, और अब 140 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो होंगे, हो सकता है कि हम इससे ज़्यादा भी हों। तो इस जनगणना के लिए आप देखें कि जो एक तरह का मुहूर्त होता है, वो 1 मार्च 2027 की आधी रात है, उससे इसको काउंट किया जाएगा। और चूँकि जनगणना भी मौसम से प्रभावित होती है चुनावों की तरह, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में जनगणना 1 मार्च 27 को होगी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, इन इलाकों में ये जनगणना 1 अक्टूबर 26 को ही शुरू करा दी जाएगी। लेकिन इस जनगणना को, इस पूरी आबादी को गिनने में हमारी जो टीम होगी उसको करीबन 21 महीने लग जाएंगे। बड़ा काम है, 21 महीने स्वाभाविक है लगना, और लगना भी चाहिए।
अन्य और इसका जो प्राइमरी डेटा है वो तो हमें हाल ही मिल जाएगा जनगणना का 1 मार्च 27 को ही, लेकिन अंतिम डेटा हमें दिसंबर 2027 में मिलेगा। क्योंकि आप देखिए इसको एनालाइज करने में, इसको पूरा पंजीबद्ध करने में वक्त लगता है। तो मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी पूरे 9 महीने लग जाएंगे। ऐसे 9 महीने में जैसे शिशु जन्म लेता है, उसी तरह से हमारे जो आंकड़े हैं जनगणना के 2027 के, वो 9 महीने में दिसंबर 27 में हमारे सामने आ जाएंगे। इस जनगणना का अगर आप बहुत से लोगों को याद होगा, 2011 की जनगणना याद होगी, लेकिन 16 साल में बहुत कुछ बदला है। बहुत से लोगों को ये जनगणना याद नहीं होगी। तो अब HLO जो है वो घर घर पर आएंगे और आपकी जो आवास की स्थिति है, परिसंपत्तियाँ हैं, जो आपकी सुविधाएं हैं, उनके डाटा आपसे लेंगे घर घर जा कर के। और जो ये पहले चरण में हो जाएगा। फिर जो दूसरा चरण होगा उसमें आपकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जाति वगैरह ये सब पूछी जाएंगी। जाति, हमारे यहाँ कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन अब कलयुग में उल्टा हो गया है, अब आपसे आपकी जाति भी पूछी जाएगी। ज्ञान तो बात की चीज़ है, ज्ञान भी पूछा जाएगा, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है, क्या आपकी पृष्ठभूमि है, लेकिन जाति पूछी जाएगी। और ये जाति पूछ करके हम अपराध कर रहे हैं या हम कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा आपको याद हो, इस देश में पिछले आम चुनाव से लगातार गर्म है। पहले ये मुद्दा विपक्ष की ओर से होता था। बिहार में तो बाकायदा जनता दल यू और हमारे जो RJD की सरकार थी, उसने ये जाति जनगणना करा के एक उदाहरण पेश कर दिया था। दक्षिण में भी कांग्रेस की सरकार ने इस तरह की एक जाति जनगणना कराई थी और उसके बाद ये राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इस जाति जनगणना का शुरू में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत विरोध किया, केंद्र की भी, राज्य की भी। लेकिन अचानक करवट बदला और हमारे भारत की सरकार ने ये जाति जनगणना कराने की बात स्वीकार कर ली। और ये भी तब करी जबकि हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ था। और तनाव तब बढ़ा था जो 22 अप्रैल को पहलगांव में 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी उसके बाद। बहरहाल ये इतिहास की बात है, लेकिन वर्तमान अब ये कह रहा है कि जाति जनगणना कराई जाएगी और इसमें बाकायदा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इस जाति जनगणना को कराने के लिए ठीक वैसी ही तैयारी की जाएगी जैसी कि तैयारी आप जानते हैं आम चुनाव को लेकर के होती है। करीबन 34 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक इस काम में लगेंगे, जनगणमन इसको पूरा करने में। और करीबन 13 लाख दूसरे कार्यकर्ता होंगे जो इस जनगणना में सहयोग करेंगे। तो जाति जनगणना होने के बाद और जो आम जनगणना ये होने के बाद हमें ये पता चल पाएगा कि हमारा कुनबा कितना बढ़ा है। हम 121 करोड़ से बढ़कर क्या 140 करोड़ हुए हैं, या 150 करोड़ हुए हैं, या 160 करोड़ हुए हैं। हिंदू बढ़े हैं कि मुसलमान बढ़े हैं कि ईसाई बढ़े हैं कि सिख बढ़े हैं। और इस जाति जनगणना के आधार पर ही हम अपनी भविष्य की तमाम सारी योजनाओं का निर्धारण कर पाएंगे। हमारी राजनीति का भी एक नया चेहरा इस जनगणना के बाद सामने आएगा। क्योंकि अभी तक जाति जनगणना की बात होती नहीं थी। अब जाति जनगणना कराने और जाति जनगणना कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या उसको उसके हिसाब से उसके अधिकार देने का नारा बहुत दिनों से प्रचलित है। तो आप भी तैयारी कीजिए। जाति जनगणना में तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आप उनसे बेदखिए मत। आप पूरी जानकारी दीजिए, जानकारी देना ही पड़ेगी। जानकारी अगर आप नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि ये भी राष्ट्र हित में नहीं होगा। तो हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। तो हमें कोई आंकड़ा सरकार से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए सरकार हमसे कुछ भी छुपाती रहे ये अलग बात है, लेकिन हम तो प्रजा हैं, तो हमें कोई चीज़ सरकार से नहीं छुपानी चाहिए। और लगातार इस जनगणना में हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। इसे एक उत्सव की तरह लेना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ जब जनगणना हो उस दिन हमें बाकायदा अवकाश ले लेना चाहिए और सारे डाटा पहले से
अगर इसका फॉर्मेट आपको पहले से मिल जाए, हो सकता है मिल भी जाएगा, तो ये तैयार करके रख लेना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा समय आपके घर आने वाले HLO और पर्यवेक्षक को न लगे। खबर तो ये भी है कि ये जो जनगणना इस बार कराई जाएगी, इसके लिए बाकायदा एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आप उसके ज़रिए भी जनगणना में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी डिटेल सामने आई नहीं है, हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये सचमुच एक उल्लेखनीय काम है, और ये काम देखिए होना तो चाहिए था 2021 में, लेकिन आपको पता है कि विश्वव्यापी कोरोना आ गया, और इस कोरोना ने जनगणना तो छोड़िए, जाने कितने ज़रूरी काम थे उनको पीछे धकेल दिया, और फिर ये कोरोना चला भी गया, लेकिन जो काम पीछे हो गया था वो पीछे हो गया। फिर उस पर कभी राजनीति का रंग चढ़ गया, कभी कुछ हुआ, लेकिन अंततोगत्वा अब ये जनगणना हो रही है। इससे पता चलेगा कि हम विश्वगुरु बनने के लायक हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो क्या हमने वैसी तैयारी कर पाएंगे जैसे कि अभी चीन की होती है। चीन आबादी में हमारे साथ साथ चलता है, कभी हम आगे कभी वो आगे। अभी तो आंकड़ों के लिहाज से ये कहा जाता है कि भारत चीन से बड़ी आबादी वाला देश है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। तो अब 2027 मार्च 2027 की जो जनगणना होगी, और इसके बाद इस जनगणना के जो आंकड़े दिसंबर 2027 में आएंगे, तब हम लोग जान पाएंगे कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। हम 140 करोड़ हैं, 150 करोड़ हैं, या 160 करोड़ हैं। और इसी के आधार पर मुझे लगता है भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण के अलावा जो दूसरे आर्थिक मोर्चों पर रोजगार है, महंगाई है, विकास है, सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, आवास है, इन सब के लिए योजनाएं बनेंगी। पहले भी बनती रही हैं पंचवर्षीय योजनाएं, लेकिन पिछले 10 साल से इस तरह की योजनाएं तो नहीं बनी हैं, लेकिन योजनाएं तो बनती हैं। आप देखें कि इसी सरकार ने देश में 12-13 करोड़ शौचालय घरों में बनाए हैं, और बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह आवास दिए हैं। फिर भी इस देश में बहुत सी आबादी है जो सुविधाओं के अभाव में या तो फुटपाथों पर है, या झुग्गियों में है, या जिसके पास 2 जून खाने का इंतजाम नहीं है। 80 करोड़ की आबादी को तो अभी हमारी सरकार मुफ्त का अनाज देकर खिला रही है। अब ये संख्या और बढ़ेगी मार्च 2027 के बाद, या और घटेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमें आंकड़ों की इस बाजीगरी पर नज़र रखनी चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए, तभी ये बात बनेगी। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होंगी, और ये जो खूरेजी की खबरें आपको इधर उधर से मिल रही हैं, इजराइल का, ईरान का, यूक्रेन का, रूस का, इन सब से थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चक्षुदर्शी देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्रिप्शन की जो दर है अभी बहुत धीमी है, लेकिन इससे कोई परवाह की बात नहीं है। हम अपनी बात करते हैं, जनगण मन की बात करते हैं। हम केवल एक व्यक्ति के मन की बात नहीं करते हैं, हम सबके मन की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।